नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और विदेशी बाजारों से मिल रहे हैं कमजोर संकेत। एशियाई बाजार लुढ़कते हुए एसडीएक्स निफ्टी करीब 11,650 के नीचे फिलहाल कर रहा है ट्रेड। आपको दिखा दें 11,638 के स्तर पर लाल निशान के साथ यहां पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तमाम एशियाई बाजारों को एक बार रुख कर लेते हैं। हांगकांग के बाजारों में क्या रुझान देखने को मिल रहा है? लाल निशान ही यहां पर बरकरार है। करीब 33 अंकों की गिरावट का रुझान है। हालांकि निक्केई में हरे निशान के साथ करीब 90 अंकों की तेजी का रुझान बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन से अहम संकेत हैं जो आज पूरा दिन बाजार को इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले ग्लोबल बाजार, जिस तरह से यहां पर कमजोरी का रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी बाजार कल सपाट बंद हुए थे और ऊपरी स्तरों से डाउ में 100 अंकों की गिरावट का रुझान देखने को मिला था। भारतीय बाजार को पर्टिकुलरली रुपए की मजबूती और क्रूड की सुस्ती का सपोर्ट मिल सकता है, पर ग्लोबल बाजार का कितना असर होगा ये देखना अब बेहद अहम हो जाता है। रुपए में लगातार 3 दिन से मजबूती का रुझान बिल्कुल कायम है। कल क्लोजिंग के दरमियान 19 पैसे की मजबूती के साथ 68 रुपए और 92 पैसे पर रुपए में क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। साथ ही नतीजों का आगाज हो चुका है। आईटी की 2 दिग्गज कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस आज जारी करेंगी अपने नतीजे और अनुमान और उम्मीद इन नतीजों से क्या लगाई जा रही है, बुलेटिन में आगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी आज देखने को मिल सकता है। फरवरी आईआईपी के आंकड़े और मार्च सीपीआई के आंकड़े आज शाम तक जारी हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स पर भी हमारा फोकस होगा। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी आज ढेर सारा है। चलिए, तो इसी के साथ विदेशी बाजारों के संकेत कैसे एक बार देख लेते हैं। एसडीएक्स निफ्टी फिलहाल 11,650 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। पूरी टीम मौजूद है। अब मेरे साथ संदीप बताएंगे कि ग्लोबल बाजारों में जो सुस्ती का रुझान देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह असल में क्या है। खबरों वाले शेयर्स पूजा बताएंगी, हमारे साथ वो भी मौजूद है। वहीं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बताएंगे कि कैसी रहेगी बाजार की चाल। शुरुआत सबसे पहले संदीप आपसे ही कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। अमूमन इस पूरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो अगर विदेशी बाजार में अमेरिकी बाजार टूट रहे थे तो एशियाई बाजार संभाल रहे थे, या एशियाई बाजार टूट रहे थे तो अमेरिकी बाजार संभाल रहे थे। लेकिन आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और दोनों जगह सुस्ती का रुझान, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मिले जुले संकेत कहना चाहिए। सुस्ती आप कह रहे हैं, हाँ, एक कॉशियसनेस जरूर आप कह सकते हैं। इंडियन मार्केट की जहां तक बात है, जो एसडीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि 1/4% के आसपास की गिरावट है, वो दरअसल इसलिए कि एक लंबा वीकेंड अगर आप देखें तो अगले हफ्ते आने वाला, तो जो अगला हफ्ता है वो बहुत छोटा है, महज 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन ही है उस हफ्ते में। तो उस लिहाज से थोड़ी सी एक नरमी यहाँ पे एसडीएक्स निफ्टी में देखने को मिली है। और उसके साथ साथ आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है, बहुत मिक्स देखने को मिली है। दरअसल ये जो कॉशियसनेस है वो इस वजह से भी है, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार्ता है उसको लेके प्रोग्रेस, उसको लेके एक सहमति बन सकती है, लेकिन वो डील कब तक आएगी उसका इंतजार ग्लोबल मार्केट्स करेगा, क्योंकि ये मेजर ट्रिगर है, बड़ा ट्रिगर है, जिसके ऊपर इस पूरे साल का ही अगर आप देखें तो दारोमदार बनता हुआ दिखेगा जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की चाल है। तो उससे पहले अगर आप देखें कॉशियसनेस जरूर देखने को मिला है। डाउ अगर आप देखें तो कल 14 पॉइंट गिरा था, लेकिन नीचे से करीब 80 अंकों के आसपास का सुधार भी था। तो काफी वॉलेटाइल सेशन था। एक फ्लैट, एक सपाट क्लोजिंग यूएस के मार्केट्स में कल के सेशन में देखने को मिली है। और यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो मिले जुले बंद हुए हैं। हमारे मार्केट्स की जहां तक बात है मानसी, तो आज के लिए अच्छी बात यह है कि एक तो क्रूड कल अगर आप देखें तो 5 महीने की ऊंचाई से फिसला है। कल ब्रेंट क्रूड में देखें तो $71 के नीचे के लेवल्स भी एक समय देखने को मिल रहे थे, अभी भी $71 के आसपास का लेवल है। और WTI क्रूड भी देखें तो 63.50 के आसपास के लेवल्स देखने को मिले थे। दरअसल यूएस में जिस तरह से 70 लाख बैरल से क्रूड का भंडार बढ़ा है, वो 17 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, उसे कहीं ना कहीं बाजार फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। और इंडियन मार्केट्स के लिए तो पॉजिटिव ये भी है कि 3 दिन से लगातार रुपए में मजबूत क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अगर हम यही फैक्टर्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट्स शांत है, कोई बहुत बड़ी गिरावट या तेजी नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम क्रूड और रुपए की चाल देख के चलें तो क्रूड एक तो नीचे आता हुआ देखा है, 5 महीने की ऊंचाई से फिसला है, और रुपए जिस तरह से 3 दिन से मजबूत हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है जो कि आज इंडियन मार्केट्स के लिए हो सकता है। चलिए, तो बिल्कुल एशियाई बाजारों की शुरुआत तो सुस्त हुई है। मिले जुले संकेत यहाँ पर संदीप बता रहे कि देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, कल अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग के दरमियान लाल निशान के साथ कामकाज देखने को मिला था। संदीप, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले अब देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का रुझान एक बार समझ लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने 476 करोड़ की खरीदारी की है, साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस ने 17 करोड़ की बिकवाली की है। और फ्यूचर ऑप्शन स्पेस में एफआईएस की तरफ से करीब 2500 करोड़ की खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है, देखिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने करीब 28 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स ऑप्शंस में
3200 करोड़ की खरीदारी का रुख एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 745 करोड़ की बिकवाली का रुझान एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। और अब रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां पर हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। कैसे लग रहे हैं ग्लोबल बाजारों के संकेत, और इन्हें देखते हुए हमारे लिए कौन से लेवल्स अहम होंगे? गुड मॉर्निंग। मार्केट संकेत तो ठीक है, बहुत अच्छे नहीं और बहुत खराब नहीं, मिले जुले से हैं। जहाँ एक ग्लोबल मार्केट सुस्ती और हल्की कमजोरी के माहौल में वही कच्चा तेल डूबता हुआ नजर आ रहा है, रुपया मजबूत है ही। तो ये दोनों फैक्टर हमारे लिए जो सीधे सीधे हमारे लिए वो तो काम ही है। तो संकेतों को मिला जुला देखना चाहिए, न बड़ी तेजी की तरफ न बड़ी मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमें जो ट्रेड करना है, हमें हमारी ताकत पर ही ट्रेड करना है, हमारे संकेतों पर ही ट्रेड करना है। तो हमारे संकेतों में कोई खास ऐसे बड़े उतार चढ़ाव वाले संकेत दिख नहीं रहे कि बड़ी तेजी या बड़ी मंदी हो जाए। तो आज के लिए जहाँ तक बाजार का सवाल है, देखिए 11,600 निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल का काम आज भी करेगा और आज की और कल की रेंज में कोई बदलाव नहीं है। 11,550, 11,675 ये कल भी हमने रेंज दी थी और आज भी यही रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। तो 11,550 के नीचे पिछले 50 पॉइंट और मिल सकते हैं। 11,500 तक 11,600 के पार निकल कर टिकेंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएंगे आप, फिर 50 पॉइंट तक की तेजी और 11,675 के ऊपर 50 पॉइंट की तेजी और बढ़ सकती है। इसी रेंज में बाजार ट्रेड करनी चाहिए। अब जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 29,650, 29,900 ये है वो रेंज जिस पर आप फोकस कीजिए। अगर इस रेंज के किसी और बाहर निकले तो 29,500 तक आ सकते हैं आप नीचे, और 29,900 के पार निकल कर टिके तो 30,050 तक की जगह बनती है। और रेंज बाउंड ट्रेड रहने की उम्मीद है, और वैसे भी हफ्ते का आखिरी दिन है तो थोड़ा सावधानी कर ट्रेड तो रहेगा ही। जी बिल्कुल सर, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक आज कहाँ नजर रखनी चाहिए? ऐसे बहुत क्लियर कट मानसिक सेक्टर्स का माहौल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए जिस तरह से कच्चा तेल और रुपये के हिसाब से थोड़ा ऑयल मार्केट कंपनी की शेयर कमजोर होने चाहिए, हो नहीं है, तो ऊपरी स्तरों पर उन्हें देखना चाहिए। जहाँ तक आईटी शेयरों का सवाल है, इन्फोसिस और टीसीएस दोनों आज बिजनेस कंपनी अपनी शाम को नतीजे पेश करेंगे। नतीजे से पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, कमजोर हुए हैं, ऊपरी स्तरों पर थोड़ा टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बस यही है, मतलब बड़ा रेंज बाउंड का ट्रेड है। कैश मार्केट के स्टॉक्स जरूर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स। जी बिल्कुल अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं जेट एयरवेज की। तो जेट एयरवेज की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अभी क्या स्थिति है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा। सुबोध, गुड मॉर्निंग। जेट एयरवेज की मुश्किलें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है हमारे पास? मैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं। अभी तक जो खबरें थी कि इंटरनेशनल जो उड़ानें वो रद्द हुई हैं, उसके बाद अब नई खबर ये है कि कई सारी डोमेस्टिक जो उड़ानें हैं वो भी रद्द हुई हैं। इसको लेकर के आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो क्राउड है वो खड़ा हुआ है, और सुबह करीब 5:30 बजे से हंगामा भी चालू है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की थी। जो यहाँ पर आए हुए पैसेंजर्स हैं उनमें काफ़ी भारी गुस्सा है। सुबह से करीब मैं 6 बजे से यहाँ पर देख रहा हूँ, 6 बजे से सभी जो पैसेंजर्स हैं वो लगे हुए हैं इस यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना अरेंजमेंट करने के लिए लगे हैं, लेकिन सभी यहाँ पर परेशान हैं। किसी को कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सभी लोग परेशान हैं। आइए मैं बात करता हूँ। मैडम, आपका क्या, कहाँ आप जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्या आपको कब ये पता चला कि आपका? मुझे एग्जैक्टली यहीं आके पता चला है। मैंने मेरे एजेंट से कराया था, तो मुझे नहीं पता है कि मेरा टिकट कब का, मतलब कब कैंसिल हो, कब। ये बता रहे हैं 7 घंटे पहले आपको मैसेज गया, तो मैं तो देखूंगी ना 7 घंटे पहले मैसेज। मेरे पास तो मैसेज आएगा नहीं, आएगा तो मैं ऑप्शन। मैं ही अकेली नहीं हूँ, और भी हैं जिनको 2-2 बजे रात को टिकट किया गया है। आपकी सीट बुक है, सब कुछ बुक है, चेकिंग किया है। क्यों किया है आपने? और अभी तक इनके टिकट ऑनलाइन है। आप काफी गुस्से में हैं। अभी आपने मैंने ये फोड़ा, ये मारा 3 बार, चौथी बार मारती ना तो उसकी माँ बहने को जाती। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह का गुस्सा है, कितना गुस्सा है। इसके अलावा और भी है पैसेंजर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ आप जा रहे हैं? सर, मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं फैमिली लेकर के कलकत्ता जा रहा हूँ। बहुत अर्जेंट है मुझे जाना वहाँ, और अभी कोई फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रही है। ये लोग कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अगर फ्लाइट कैंसिल होता है तो आप दूसरी फ्लाइट दो, ये कुछ बोलने कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जेट एयरवेज दिवालिया हो गई है तो बंद करके इनके स्टाफों को भी भागना चाहिए यहाँ से।
कोई नहीं भाग रहे हैं, दूसरी बुकिंग कर रहे हैं, ये दूसरे फ्लाइट में नहीं करना है। अगर तुम्हारे बम में दम नहीं है ना, मुझसे बोलो, मैं इसको फोड़ती हूँ, मैं बंद करती हूँ, इसका बंद करवाओ। मैं नहीं चाहती ये परेशान हो, वो परेशान हो। अगला आ रहा होगा, ऑन द वे होगा, बेचारा कह रहा होगा आ रहा हूँ, देख रहा है। इन लोगों को पता, सिस्टम पता है कि पब्लिक आएगी, 2 मिनट गाली वाली देगी, चली जाएगी, फिर दूसरे कस्टमर आएंगे, देंगे, चले जाएंगे। अगर आपका जेट एयर फ्लाइट में भाग गया उसका मालिक, तो बंद करो ना शटर, न्यूज दो कि बंद कर दो भाई, भाग गया नरेश, जो भी है, गोयल वोयल जो भी है। अगर टिकट चालू भी हो ना, प्लीज रिक्वेस्ट कभी ना करना जेट एयरवेज। जेट एयरवेज दिवालिया हो चुकी है आज के डेट में, उसके पास कोई फंड वंड नहीं है, सब पब्लिक को बेवकूफ टिकट लेकर के बना देते हैं ये लोग, फ्लाइट कैंसिल हो रही है। न इनके पास पायलट है, न तेल है, न कुछ है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। सब इसके अलावा आपको और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है। सर, आप भी काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, जब आप आए तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली और क्या आप मतलब कहाँ जा रहे हैं, कैसे? सुबह मैं 5:30 बजे से यहाँ बैठा हूँ और जब इनके अधिकारियों से बात किया तो ये मैडम हैं और मैनेजर साहब, इनका ये कहना है कि भाई ठीक है, शाम तक देखते हैं। और फिर हमको अभी सुबह की 6 बजे की फ्लाइट की जगह शाम की 5 बजे की फ्लाइट बता रहे हैं क्या, नहीं मिलेगी। और हमको कह रहे हैं आप यहीं रुके रहिए। हमने कहा चलिए ठीक है, हम 12 घंटे हम कहाँ पे बिताएं, आपके यहाँ कोई व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था नहीं, और ऑनलाइन ये बुकिंग अभी भी तो कर रहे हैं। यात्रियों का गुस्सा उफान पर है और ये बात होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर 12 घंटे का वेटिंग टाइम यात्रियों को कहा जाता है, कोई अपडेट भी नहीं दी जाती है, तो ये एक बुरी और तकलीफ की बात है। हालांकि जेट एयरवेज की मैनेजमेंट की तरफ से रिफंड की भी बात हो रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यात्रियों की तकलीफें ज्यों की त्यों है। सुबह तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और अब वक्त है आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का। ये बताने के लिए अब मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं आज खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। आज नतीजों पर नजर रखिए। शुरुआत सबसे पहले आज के ट्रिगर से ही कर लेते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, कुछ ही देर में हम अनुमान भी बताएंगे, लेकिन ये 2 नतीजे हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। और इसके अलावा ग्रासिम पर भी नजर रखिए। ग्रासिम टैक्स मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हम आपको याद दिला दें कि आईटी विभाग ने करीब 5,800 करोड़ के टैक्स की मांग की थी। इसमें आदित्य बिरला नूवो और आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज के मर्जर के बाद 5,000 करोड़ के टैक्स डिमांड की मांग की थी। तो इसी के खिलाफ ग्रासिम टैक्स मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तो आज इस पर नजर रखिए। लक्ष्मी विलास बैंक पर भी नजर रखिए। कंपनी की आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, जिसकी की काफी सख्त जरूरत भी है इस वक्त बैंक को, तो इस पर आज नजर रखनी होगी। जेट एयरवेज, थोड़ी देर पहले हम इंटरव्यू भी सुन रहे थे, लोगों में गुस्सा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो चुकी हैं। लेकिन एक और खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एतिहाद ने अब फाइनली दिलचस्पी दिखा दी है जेट एयरवेज में स्टेक खरीदने के लिए, और करीब 49% स्टेक खरीदने के लिए बोली लगा सकती है। और इसमें कुछ और भी प्लेयर्स हैं जिनका नाम सामने आया है। तो आज जेट एयरवेज इस खबर के चलते फोकस में रहेगा। कुछ और स्टॉक्स में आज स्टरलाइट टेक भी फोकस में रहेगा। 23 अप्रैल को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि एनसीडी के जरिए कंपनी कुछ रकम जुटा सकती है। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी नजर रखिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कंपनी के कुछ स्टेक बेचा है, करीब 2% हिस्सेदारी कंपनी में बेच दी है, तो आज यहाँ पर उसका कुछ रिएक्शन देखने की उम्मीद है। और आखिर में बात करते हैं ल्यूमेक्स ऑटो की। जर्मन कंपनी जॉब होल्डिंग के साथ कंपनी ने करार कर लिया है 50% ज्वाइंट वेंचर का, और ऑटो कंपोनेंट का उत्पादन और बेचने के लिए ये ज्वाइंट वेंचर किया गया है। तो आज यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। जी बिल्कुल पूजा, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं आज 2 दिग्गज आईटी कंपनियां टीसीएस और इन्फोसिस चौथी तिमाही के नतीजे पेश करने जा रही हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता। कुशल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं टीसीएस के नतीजों से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो आमतौर पर ये आईटी शेयरों के लिए सुस्त क्वार्टर रहता है, तो कोई बड़ा ट्रिगर, कोई बड़ा फायरवर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर हम टीसीएस के नतीजों की बात करें तो उसमें जो इनका मुनाफा है वो करीब 2% गिरने की आसार है, क्योंकि अन्य आय में 45% की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ डॉलर आय आप देखिए 2.5% बढ़ सकता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है कंपनी का वो 2% रह सकता है। मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लागत जो है कंपनी की और साथ साथ रुपए में जो मजबूती आई है उसमें उसकी वजह से 0.6% की कटौती आपको इनकी मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंट इनकी जो आउटलुक है बीएफएसआई वर्टिकल और साथ साथ FY20 का जो आउटलुक रहेगा कंपनी का, उस पर हमें आज मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ ही इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं?
जी हाँ, इन्फोसिस के नतीजे भी ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस पे ही रहेंगे। अगर हम मुनाफे को देखें, खासकर एडजस्टेड मुनाफे को अगर आप देखें तो वो भी करीब 2% गिरावट होने का अनुमान है, क्योंकि अन्य आय में उधर भी दबाव देखने को मिल सकता है। पर डॉलर आय देखिए 2.2% बढ़ने का अनुमान हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में 1.8% की बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स फ्रंट्स पे ये भी 0.5% इसकी कटौती इसमें भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनकी भी लागत और साथ साथ रुपए में जो मजबूती है उसकी वजह से मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। FY20 की जो मार्जिन गाइडेंस है वो 1% घट सकती है, 21 से 23% के बीच हो सकता है कि वो अपनी मार्जिन गाइडेंस दे। साथ साथ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस जो है कंपनी की वो 8 से 10% रहने का अनुमान है। ओके, कुशल, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो नतीजों से पहले नतीजों के अनुमान क्या कहती हैं उम्मीदें, ये आपको हमने बताया, लेकिन नतीजों के बाद भी टीसीएस का सबसे बड़ा मैनेजमेंट सबसे पहले जी बिजनेस के साथ होगा। हमारे साथ टीसीएस के सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथन आज जुड़ेंगे, साथ ही टीसीएस के सीईओ और ईडी एन गणपति सुब्रमण्यम भी हमारे साथ नतीजों के बाद होंगे। इसके अलावा एचआर ग्लोबल सर्विसेज अजयेंद्र मुखर्जी भी हमारे साथ होंगे, और साथ ही टीसीएस की एक और मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि टीसीएस के सीएफओ है वी रामकृष्णन। ये तमाम मैनेजमेंट के साथ टीसीएस के नतीजों पर हम बातचीत करेंगे। तो नतीजों का सीजन अब रफ्तार पकड़ रहा है, और अगले पूरे हफ्ते के लिए कौन से वो अहम नतीजे हैं जिन पर आपको फोकस रखना है, इस पर भी एक बार नजर बना लेते हैं। अगले पूरे हफ्ते ढेर सारे नतीजे आएंगे जो कि अहम भी है। 16 अप्रैल को निफ्टी की कंपनी विप्रो के नतीजे आते हुए दिखेंगे, इन पर हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ और नतीजे हैं जिन पर नजर बनाकर रखें। मास्टेक के नतीजे आते हुए दिखेंगे, और साथ ही 18 अप्रैल को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे आते हुए दिखेंगे जो कि कैश की कंपनी है। क्रिसिल के नतीजों पर नजर रखनी होगी। माइंडट्री के नतीजे हमारे सामने होंगे, और साथ ही 19 अप्रैल के दिन टाटा कॉफी जो कि कैश सेगमेंट की एक कंपनी है उसके नतीजे भी हमारे सामने होंगे। 20 अप्रैल के दिन निफ्टी की बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने वाले हैं जिस पर नजर रखनी होगी। आज बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग की स्नेहा सेठ। स्नेहा, गुड मॉर्निंग। बताएं इंडेक्स पर आज आप क्या स्ट्रेटजी सुझाएंगी? गुड मॉर्निंग मानसी। निफ्टी में आप देखेंगे थोड़े दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है, हालांकि 11,550 लेवल्स काफी अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो जब तक हमें लग रहा है लाइक अगर आप पोजीशन वाइज भी देखेंगे जो ये कंसोलिडेशन में कोई मेजर शॉर्टिंग हमें नहीं दिखी है, जो अपसाइड से हमें थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग जो भी हुआ है वो थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। अभी भी काफी सारे लॉन्ग पोजीशंस इंटैक्ट है। हमारा मानना है कि ये 11,550 500 काफी अच्छा सपोर्ट है, और अभी तेजी की ही सौदे करने चाहिए। तो अभी आप लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह देंगे हम, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11,540 और टारगेट 11,650 का रहेगा। कौन से स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स आप देख रहे हैं काफी दिनों से काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख रही है हमें। लॉन्ग पोजीशंस भी काफी अच्छे बन रहे हैं एफएनओ सेगमेंट्स में, और जो स्टॉक है उसने डेली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज को भी सरपास किया। तो हमें लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। ट्रेडर्स इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 210 और टारगेट 235 तक के मेंटेन कर सकता है। ओके स्नेहा, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और अब वक्त है आज की ट्रेडिंग कॉल्स जानने का। सुबह सुबह हम आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं जहां पूरे दिन आप कमाई का मौका बिल्कुल बनाकर चल सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय से शुरुआत कर लेते हैं। पीवीआर पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। 1755 की टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1700 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही इनका मानना है कि मन्नापुरम फाइनेंस में भी आप खरीदारी का मन बना सकते हैं। 133 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, यहां पर 125 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बात करते हैं आईडीबीआई कैपिटल की। इनका मानना है कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में आप खरीदारी का मन बना सकते हैं। 449 की टारगेट्स को ध्यान में रखें। 431 431 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर भी ये बुलिश है। यहां पर 222 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 212 का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। आज के सत्र में अगर खरीदारी करते हैं तो अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। चलिए आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस कहां पर अपना दाव लगा रहे हैं बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है मेरी रिसर्च एनालिस्ट देवांशी आशर। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, आज सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं क्रेडिट स्विस की हिवल्स पर जो रिपोर्ट आई है। यहाँ पे उन्होंने रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दिया और साथ ही उन्होंने अपना लक्ष्य भी घटा दिए हैं। लक्ष्य 800 से घटाकर 780 तक के कर दिए हैं और वो ये मानते हैं कि यहाँ पे चुनाव के बाद जो केबल्स का कारोबार है वहाँ पे हमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है और साथ ही ग्रोथ में दिक्कतें और मार्जिन पर दबाव की आशंका उनको लग रही है। इसी के चलते उन्होंने 20 रुपये तक के यहाँ पे लक्ष्य घटा दिया है। साथ ही आज डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर
पर यहाँ पे HSBC की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे अंडरवेट रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू किया है। साथ ही लक्ष्य 1120 तक के हैं और रिटेल में कंपटीशन बढ़ने से ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आती हुई दिख रही है। उनको मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद है एवेन्यू सुपरमार्केट का, लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे रिटेल कारोबार में काफ़ी कंपटीशन बढ़ती हुई दिख रही है, इसी के चलते थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। और साथ ही आखिर में मदरसन सुमी, यहाँ पे HSBC की रिपोर्ट है जहाँ पे खरीदारी की राय है, लेकिन उन्होंने लक्ष्य घटा दिए हैं, लक्ष्य 233 से घटाकर 170 तक के कर दिए। और ये भी मानते हैं कि ऑटो क्षेत्र में जिस तरह से धीमापन चल रहा है उसी के चलते यहाँ पे उन्होंने लक्ष्य घटा दिया। और साथ ही यूरो के सामने जो रुपये में यहाँ पे थोड़ी सी मजबूती आई, उसके चलते यहाँ पे मार्जिन थोड़े से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ओके देवांशी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे फास्ट मनी। और अब फास्ट मनी में लगता है हर रोज IPL का तड़का, यानी कि नए अंदाज में मुनाफे का मौका देने वाली 20 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।